गांव में विवाह की चहल पहल थी। सारी औरतें सज धज कर इधर उधर घूमे जा रही थी। सारे मर्द भी सज धज कर इधर उधर इतरा के घूम रहे थे। बारात बस निकलने ही वाली थी। हमारे गांव में विवाह के अवसर पर एक बड़ी मनोरंजक रस्म होती है। बारात के रवाना हो जाने के बाद वर के घर पर रत जगह होता है। मोहल्ले व नाते रिश्ते की सभी स्त्रियां उस रात वर के घर पर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर जागरण की उस बेला में विवाह की सारी रस्में पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाती है। कोई स्त्री वर का रोल तो कोई वधू का रोल करती है। अच्छा खासा नाटक सा होता है। हंसी मजाक व आलम रहता है कि हंसते हंसते स्त्रियों के पेट दुखने लगते हैं। घर में पुरुषों के ना होने से स्त्रियां खूब खुलकर हंसती खेलती हैं। सारे मोहल्ले को वह सिर पर उठा लेती हैं। उधर असली विवाह होता है और इधर बारात में वर के साथ ना जा पाने वाली स्त्रियां विवाह में भाग लेने और अपने शौक को इस रस्म द्वारा पूरा करती हैं। निमला भाभी को इस रस्म से बड़ा लगाव था। अवसर आते ही वे सब काम छोड़कर दौली चली आती हैं। इस अवसर पर वधू बनने के लिए वे भी बड़ी उत्सुक रहती हैं। दूसरी स्त्रियों की तो इसके लिए खुशामद करनी पड़ती है, मगर निमला भाभी तो खुद ही कह देती हैं, अरे चिंता क्यों करती हो, कोई नहीं बनती तो मैं बन जाती हूँ दुल्हन। दुल्हन बनने में क्या कैसा संकोच, औरत जात दुल्हन बनने के लिए ही तो है। यूँ दुल्हन बनने के साथ ही अपने नकली वर्ग का अपने हाथों से श्रृंगार करने का भी निमला भाभी को शौक रहा है। मास्टर साहब के लड़के की बारात जाते ही निमला भाभी अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उनके घर पहुंच गई। आते ही स्त्रियों के इकट्ठा होने की बड़ी ब्याह को प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पड़ोसियों व नाते रिश्तों वालियों का कामकाज अभी तक क्यों नहीं निपटा। अगर देर से शुरू करेंगी तो सारी रस्में रात भर में पूरी नहीं होंगी। कैसी है यह औरतें, इन्हें इस मामले में कोई उत्साह नहीं है। इस बहाने हंसने खेलने का भी मौका मिल जाता है। इतना भी नहीं समझती, कामकाज तो रोज ही करना है, पर ये रोज कहाँ होता है। 8-10 स्त्रियों के आ जाने पर सहज ही बात चल पड़ी। आज दुल्हन कौन बनेगी? निमला भाभी ने फौरन ही जवाब दिया, मैं बनूंगी दुल्हन की फिक्र मत करो, दुल्हा की तलाश करो। बोलो कौन बनेगा मेरा दुल्हा? सभी स्त्रियों ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबा, तुम्हारा दुल्हा बनने से का सामर्थ्य हम में नहीं है। तभी मैं आ गई। मैंने आते ही पूछा, क्या बात है, दुल्हा दुल्हन अभी तक सजी क्यों नहीं? निमला भाभी ने फौरन कहा, अरे मैं दुल्हन बनी कब तक सजी संवरी बैठी हूँ, लेकिन अभी तक दूल्हा ही सजा नहीं। बस तेरा इंतजार था, भला तुझे दूल्हा बनना है। नहीं बाबा, तुम्हारा दूल्हा मैं नहीं बन सकूंगी। क्यों? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? नहीं निमला भाभी, तुम तो हजारों में से एक हो। रूप रंग चाल ढाल नाक नक्श बातचीत सब में हीरा हो। क्यों मजाक कर रही हो रीना? यह मजाक नहीं है निमला भाभी। मैं अगर पुरुष होती तो क्या करती? तो मैं सचमुच तुमसे शादी कर लेती, और अगर नहीं हो पाती तो मैं तुम्हें भगा ले जाती। मेरी इस बात पर ऐसे हंसने लगे, ऐसी तालियां बजी कि आसपास के घरों से जो स्त्रियां अभी तक नहीं आई थी वे भी निकल आई। निमला भाभी मेरा हाथ थामकर बोली, तब तो आज मैं तुम्हें दूल्हा बनाए बिना नहीं मानूंगी। नहीं बाबा, मुझे बख्श दो। नहीं, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं निमला भाभी, किसी और को दूल्हा बना लो। अरे तेरे से अच्छा दूल्हा भला कहाँ मिलेगा? मैंने छेड़ते हुए कहा, घर से ठेकेदार भैया को बुला दूं? अरे वे तो बारात गए हैं। आज की रात तो बस तू ही मेरा दूल्हा है। तुम हमें परेशान तो नहीं करोगी? निमला भाभी, अरे अपने मन के दूल्हे को भला कौन परेशान करता है? कह कह कर लगाते हुए सभी मुझको विवश करने लगी। बसंती भाभी तो मास्टर साहब के घर में से मर्दाना लिबास भी ले आई। मेरी साड़ी उतारकर मुझे पैंट शर्ट पहनाने लगी। मैं ना करती रही, मगर निमला भाभी ने मुझे मर्दाना लिबास पहना दिया। पाँव में मोजे पहनाते पहनाते निमला भाभी ने रीना के कोट के खुले हुए बटन को लक्ष्य कर कहा, अरे तू मेरा दूल्हा बन रही है तो इसे ढक ले। दूसरी स्त्रियों ने भी चुटकी ली, हाँ रे, और जा मुझे भी लगा ले। निमला भाभी को यह बात पसंद नहीं आई। वे बोले, नहीं रे, अब तो मुझ मुंडों का जमाना है, मुझे भला कौन रखता है। स्त्रियों ने चुटकी ली, भाभी दूर क्यों जाती हो? अरे घर में ही देख लेना। हमारे ठेकेदार भैया तो अभी भी बड़ी बड़ी झबरी मूँछों वाले के कायल हैं। तू भी बड़ी सी मूँछें लगा ले रीना। मैंने भी निमला भाभी को छेड़ते हुए कहा, हाँ रे, ले आओ मूँछें। मूँछों से मैं पूरा मर्द दिखूंगी। निमला भाभी का चेहरा उतर गया। वे तनुक कर बोली, मैं नहीं लगाने दूंगी मूँछें। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हम तो लगाएंगे मूँछें, तो फिर मैं तुझे दूल्हा नहीं बनाऊंगी। मत बनाओ। मैं कोट उतारने लगी। निमला भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और अनुनय के स्वर में बोली, रीना मुझे परेशान मत कर। परेशान तो तुम कर रही हो भाभी, मैंने क्या किया? मुझे मूँछें क्यों लगाने नहीं दे रही हो? ठेकेदार भैया भी की भी तो मूँछें हैं। तुम फिर मेरी
तू उनका नाम यहाँ मत ले। क्यों ना लूँ? अरे रीना, आज मेरी मर्जी का श्रृंगार करने दे पगली। निमला भाभी के भीगे कंठ व उनके इस भंगिमा में मैं द्रवित हो गई। शरारत की मुद्रा को त्याग कर आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उनके सामने बैठती हुई बोली, अच्छा भाभी, तुम अपना मनचाहा श्रृंगार कर दो। निमला भाभी को जैसे वरदान सा मिल गया। वह ललक कर मेरा श्रृंगार करने लगी। रजवाड़ा ढंग से उन्होंने मेरे सिर पर साफा बांधा, बाल पर चमचम चमकती बिंदिया भी लगा दी और फूलों का सेहरा भी बांध दिया। सारा श्रृंगार हो जाने पर निमला भाभी ने अपनी 0 नंबर की ऐनक उतारी और उसे मुझको पहनाने लगी। मेरी आंखों में फिर शरारत सी चमक आ गई और फूटती हंसी को रोककर मैं बोली, निमला भाभी, ऐनक मैं नहीं लगाऊंगी। भाभी ने दयनीय मुद्रा बनाकर कहा, नहीं रे, चश्मा बिना तो दुल्हा जचता ही नहीं है। नहीं भाभी, चश्मा लगाने पर लोग चश्मिश कहते हैं। कहने दे, तू चश्मा तो लगा ले। मैं जानती थी कि निमला भाभी चश्मा लगवाए बिना नहीं मानेंगी, मगर मैं फिर भी इनकार करती रही। आजकल चश्मा का फैशन ही नहीं। कौन कहता है आजकल ही तो चश्मा का फैशन है? नहीं है भाभी, चाहो तो सबसे पूछ लो। सभी स्त्रियों को इस शरारत में मज़ा आ रहा था, इसीलिए बिना पूछे इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। कमज़ोर नज़र वाले ही लगाते हैं चश्मा। मैंने फौरन इस बात का सिरा थाम कर कहा, भाभी, सुना आपने? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तो अपने दूल्हे को चश्मा पहनाऊंगी। मैंने भाभी के कान से मुंह सटाते हुए फुसफुसा कर कहा, क्यों, चश्मे वाला अभी भी मन में बैठा है क्या? भाभी का गुस्सा से मुंह फुल गया। दूसरी स्त्रियां इस बात को सुन नहीं पाई थीं, इसीलिए वह चिल्लाई, ये क्या गुपचुप बातें हो रही है? शादी अभी नहीं हुई है, अभी कानाफूसी चलने लगा। इस बात का ना तो निमला भाभी ने उत्तर दिया, ना ही मैंने। फिर मैंने भाभी के हाथ से चश्मा लेकर पहन लिया और दूसरी ही बात छेड़ दी, क्या देर लगा रखी है, जल्दी कराओ ना हमारी शादी। स्त्रियों ने चुटकी ली। क्यों, ऐसी क्या बेकरारी है? मैं इतराती हुई बोली, बेकरारी क्यों नहीं होगी, एक रात के लिए ही तो दुल्हन मिल रही है, और वह भी भाभी जैसा नगीना। अभी भी दुल्हन को भाभी ही कह जाएंगी। नहीं रे, शादी तो करा दो। फिर मैं इसे प्राण प्यारी कहूँगी, प्रियतमा कहूँगी। पर दूल्हा तो दुल्हन के सामने हल्का लग रहा है, लगने दो। है तो दुल्हन का मनपसंद, काहे काहे पर लगाते रहे। मगर भाभी का चेहरा फिर भी नहीं खिला। मुझे बहुत बुरा लगा मेरी गलती पर। मैं भाभी के कान के पास मुंह ले जाकर फिर फुसफुसाती हुई बोली, मेरी बात का बुरा मान गई भाभी? भाभी ने कहा, क्या बुरा लगेगा, तूने सच ही तो कहा है। यह बावरा मन उस छलिया को अब क्यों? मन की लीला मन ही समझता है भाभी, और कोई नहीं। मेरी बात को काटते हुए एक स्त्री बोली, अरे मन की लीला को सुहागरात के समय समझना, अभी तो पूजन हो जाने दे, इतनी उतावली मत बन। यह बात ठाक में ही डूब गई और विवाह की रस्में विधिवत शुरू हो गई। वर और वधू के फर्जी माँ बाप ने अपनी अपनी संतान को अपने पास खींच लिया। तुरंत मंत्रों का उच्चारण होने लगा। हर शब्द पर अनुस्वर लगाकर नई संस्कृत में मंत्र बनाए गए। जो कुछ कमी रह गई थी उसकी पूर्ति स्पष्ट उच्चारण से कर ली गई। विवाह घर जैसे धूमधाम मच गई। देखते देखते पूजन, कन्यादान सब हो गया। विवाह कराने वाले पंडित जी ने दहेज के लिए मंत्र उच्चार किया। दहेज फौरन दे ठाके लगाने वाली और ताली पीटने वाली स्त्रियां फौरन दौरी में दहेज की वस्तुएं ले आई। किसी ने दहेज में झाड़ू दी तो किसी ने जूतों की जोड़ी, कोई अलबेली कंकल ले आई तो किसी ने टूटी कंघी दी। इसी तरह एक से एक निराली वस्तुएं दहेज में आती गई। बाकायदा इसकी सूची बनी। उस सूची में नाम व वस्तु दर्ज की गई। हंसते हंसते सभी के पेट दुखने लगे। दान दहेज से निपटने के बाद दूल्हा दुल्हन का जुलूस निकाला गया। दूल्हा दुल्हन को तांगे में बिठाया गया। बैंड बाजा आगे आगे और तांगा पीछे पीछे चला। बाकी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई तांगे के पीछे हो ली। सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए। सब रस्मों को निपटने के बाद विवाह की कुछ खास रस्म सुहागरात का आयोजन हुआ। दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में ढकेल कर कुंडी चढ़ा दी गई। कुछ अलबेली इस मौके के गीत गाने लगी तो कुछ चुहल करने लगी। ऐसे ऐसे फिक्रे कसमे गए, ऐसे ऐसे मजाक हुए कि यदि कोई पुरुष सुन ले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ना हो। भले घरों की स्त्रियां भी ऐसी मजाक कर सकती हैं, यह वह कभी मान ही नहीं सकता। निमला भाभी भी इस सबसे बेखबर सी अपने आज के दूल्हे यानी मुझको बाहों में भरे जा रही थी। चुंबन पर चुंबन लिए जा रही थी। मैं चुंबन की उस बाढ़ से ऐसे घबरा गई थी। मैं अपनी इस दुल्हन की बाहों में कैद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी।
मैं बार बार समझा रही थी मगर भाभी पर तो जैसे नशा का सवार हो गया था। वे जैसे होश में ही नहीं थी। तमाशा देखने वाली स्त्रियां हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। निमला भाभी को परे झटक कर मैं बाहर आने के लिए उठी कि तमाशा देखने वाली स्त्रियों ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। भाभी ने दौड़कर भीतर से कुंडी लगा ली। मैंने चीखी, ये क्या कर रही हो भाभी? भाभी ने नटके स्वर में कहा, छलिया आज तो तू खुलकर खेल लेने दे। मैंने कहा, होश में आ जाओ भाभी, मैं छलिया नहीं हूँ, ये सब नाटक है। मुझको बाहों में भरते हुए भाभी फुसफुसाई, बस भी तो नाटक ही था। वह छलिया मुझे छल कर गया। उसे दौलत चाहिए थी तो वह मुझे बुलावा क्यों देता रहा? मेरे बाबूजी ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके पास कुमकुम और कन्या के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर भला वह छलिया चश्मा लगाकर मोहनी मूरत बनाकर मुझे क्यों ठगा रहा? ठगने के बाद भी अब वह मेरे मन में क्यों डेरा जमाए हुए है? जाता क्यों नहीं? भाभी फपक फपक कर रोने लगी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लेकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, उसे अब भूल जाओ भाभी, ठेकेदार भैया में ही मन लगाओ। ठेकेदार तो अब मेरे सब कुछ हैं ही, भले ही वे मेरे काका के उम्र के हो, पर अब तो हैं मेरे पति। उन्होंने गरीब माँ बाप की इस बेटी को अपनाया तो दुहज्जू ही सही परवर को मिल गया मुझे। मेरा रोम रोम उनका है, पर इस मुए मन को मैं कैसे समझाऊं? बाहर से स्त्रियां कुंडी खटकती हुई शोर मचाए जा रही थी। फती पर फप कस रही थी, मगर भाभी और मैं अपने आप में डूबी हुई थी। भाभी की व्यथा से मैं भी अभिभूत हो गई थी और मैं भाभी के गालों पर चुंबन अंकित करते हुए उनके अपनी बाहों में कसे जा रही थी। भाभी मेरी बाहों में बड़ी बुदबुदा जा रही थी। छलिया, अब तो मुझे छोड़ दे, तेरा मेरा नाता टूट गया, अब क्यों मुझे सताता है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।